सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोया, और फिर जब वो अपनी ताकत के शिखर पर था, उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। यह आंकड़ा, जरा सोचिए इसके बारे में। दुनिया की 30% से ज्यादा आबादी, मतलब हर 3 में से एक इंसान उनके राज में था। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। हम बात कर रहे हैं उस जमाने की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सुपर पावर की। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए एक सफर पर चलते हैं, टाइम मशीन में बैठकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। उस वक्त का भारत एक ऐसी जमीन थी जहां हर तरफ उथल पुथल थी, लेकिन उसी अराजकता में किसी असाधारण इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी छिपा था। तो उस वक्त का भारत कैसा था? समझ लीजिए कि ये दर्जनों आपस में लड़ते झगड़ते राज्यों का एक मैदान था। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, और इन सब के बीच पूर्व में एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था, नंद साम्राज्य। लेकिन जितनी बड़ी इनकी ताकत थी, उतने ही बड़े ये भ्रष्ट और क्रूर भी थे। लोग, मतलब आम जनता, इनसे बिल्कुल तंग आ चुकी थी। और इसी उथल पुथल के बीच इतिहास ने एक चाल चली। 2 ऐसे लोग मिले जिनकी जोड़ी ने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक अप्रत्याशित लेकिन जबरदस्त गठबंधन। पर एक मिनट, एक अकेला इंसान, एक नौजवान, वो भला इतने बड़े और क्रूर साम्राज्य को कैसे चुनौती दे सकता था? कैसे? जवाब था अकेले नहीं। जवाब था एक ऐसी साझेदारी में जो इतिहास में मिसाल बनने वाली थी। और वो साझेदारी थी चंद्रगुप्त और चाणक्य की। देखिए, एक तरफ थे चंद्रगुप्त, एक युवा योद्धा जिसकी आंखों में सपने थे, जिसकी रगों में लड़ने का हुनर था। और दूसरी तरफ थे चाणक्य, एक ऐसा ज़हीन रणनीतिकार जिसके दिल में नंदों से लिए जाने वाले अपमान की आग धधक रही थी। एक तलवार थी तो दूसरा वो दिमाग जो बता रहा था कि तलवार चलानी कहाँ और कैसे है। चाणक्य की ये बात उनकी पूरी सोच को बयां करती है। उनका मानना था कि भीड़ से कुछ नहीं होता। असली ताकत, असली जीत दिमाग से, रणनीति से मिलती है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो फिर क्या था? इस तलवार और दिमाग की जोड़ी ने मिलकर नंद साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। उनकी रणनीति कमाल की थी। सिर्फ 4 कदम। देखिए, सबसे पहले उन्होंने सीधे दिल पर हमला नहीं किया, उन्होंने सीमाओं पर अपनी पकड़ बनाई। फिर उन्होंने नंदों की सेना से ही उन सैनिकों को अपनी तरफ किया जो अपने राजा से नाखुश थे। तीसरा और सबसे जबरदस्त कदम, उन्होंने राजधानी की सप्लाई लाइनें काट दी, मतलब दुश्मन को अंदर से ही भूखा और कमजोर कर दिया। और आखिर में जब नंद साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका था, उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र पर धावा बोल दिया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये दिमाग की जीत थी। जीत तो मिल गई, नंदों का अंत हो गया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। एक बिखरे हुए, आपस में लड़ते हुए उपमहाद्वीप को जोड़कर एक साम्राज्य बनाना। ऐसा साम्राज्य जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। मौर्य साम्राज्य का जन्म हो रहा था। 6 लाख पैदल सैनिक। बस एक पल के लिए इस नंबर को सोचकर देखिए। ये उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मौर्य साम्राज्य की वो ताकत थी जिसका सामना करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ सेना से नहीं चलता, और चंद्रगुप्त ये जानते थे। वो एक जबरदस्त विजेता होने के साथ साथ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बिल्कुल एक अच्छी मशीन की तरह काम करता था। केंद्र में सरकार, दूरदराज के इलाकों के लिए गवर्नर, खबर रखने के लिए एक तगड़ा जासूसी नेटवर्क, और पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए एक सेंट्रल ट्रेजरी। सब कुछ एकदम सेट था। और इस पूरी मशीन का ब्लूप्रिंट क्या था? वो था अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सरकार चलाने, इकोनॉमी संभालने और मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाने की एक पूरी गाइड बुक थी। मौर्य साम्राज्य इसी के उसूलों पर चल रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, साम्राज्य बढ़ रहा था, ताकतवर था। लेकिन कहानी में अभी और एक मोड़ आना बाकी था। चंद्रगुप्त की जिंदगी का आखिरी, सबसे हैरान करने वाला और रहस्यमयी अध्याय। जरा उनके सफर को देखिए। एक मामूली शुरुआत से उठकर नंदों को हराया, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, यहाँ तक कि महान सिकंदर के जनरल सेल्यूकस को भी हराया।
और फिर लगभग 298 ईसा पूर्व में जब वो अपनी ताकत के सबसे ऊंचे मकाम पर थे, उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया, सब कुछ। यही वो मोड़ है जो इस कहानी को अविश्वसनीय बना देता है। और यही वो सवाल है जो दिमाग को झकझोर देता है। कोई ऐसा क्यों करेगा? दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपनी ताकत की चोटी पर पहुंचकर सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आखिर क्या वजह थी? जवाब जितना हैरान करने वाला है, उतना ही गहरा भी। उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया, एक साम्राज्य, एक सिंहासन, सब कुछ, एक आध्यात्मिक जिंदगी के लिए, एक तपस्वी बनने के लिए। उनका आखिरी सफर आध्यात्म का सफर था। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। अपने गुरु के साथ वो दक्षिण में श्रवणबेलगोला तक पैदल गए और वहां उन्होंने सल्लेखना की प्रथा को अपनाया। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें एक व्यक्ति स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से, मृत्यु तक उपवास रखता है। और यहीं आकर उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देती है। किसी की विरासत का असली मतलब क्या है? वो साम्राज्य जो उसने बनाया, या वो ताकत जिसे छोड़ने की हिम्मत उसने दिखाई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।